बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पंजाब के अंदर इंसानी हकूक़ के अतबार से क्या काम हो रहा है, अक़लियती अमूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है। इंसानी हकूक़ को अगर उठाकर बात करें, उसमें चाइल्ड राइट्स हैं, उसमें वुमेन राइट्स हैं, उसमें मजहबी अक़लियतों के हकूक़ हैं। इन तमाम हकूक़ को किस तरह से जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है, वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह से अभी एक वाक़या मोटरवे का वाक़या हुआ उसके ऊपर क्या इक़दामात उठाए गए, क्या जो पंजाब के रिमोट एरियाज़ हैं उनके अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन होती है और वो पब्लिक भी नहीं हो पाती तो उसके लिए क्या कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म यहाँ पर मौजूद है पंजाब के की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए, और दीगर जो मसाइल हैं उसके ऊपर क्या ये पंजाब की जो प्रोविंशियल माइनॉरिटीज़ की जो मिनिस्ट्री है वो क्या काम कर रही है। इन तमाम पहलुओं को आज के हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब एजाज़ आलम साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर के। सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले तो सर आपसे, चूँकि आप इंसानी हकूक़ के और अक़लियती अमूर के सूबाई वज़ीर हैं, तो इंसानी हकूक़ में बात करें तो फिर ये एक वाक़या पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया। इसके ऊपर आपकी जो हुकूमत है या आपकी जो मिनिस्ट्री है, इंसानी हकूक़ की मिनिस्ट्री, उसने क्या इक़दाम उठाए हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, और मैं समझता हूँ कि वो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा बदसूरत रवैया है कि जो कि बदकिस्मती के आज के दौर में कुछ ज़्यादा वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं। और ये इसमें कोई कह नहीं सकते कि ये सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं या सिंध में हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इस तरह के, और मैं समझता हूँ बिलखुसूस इंडिया के अंदर, मुंबई के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक ये मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी में इस तरह की लहर आई है कि हमारी शायद वो अखलाकी तौर पे कुछ ट्रेनिंग में कमी आ चुकी है, या हम इंसान से हवान बनने की कोशिश में लग पड़े हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को झंझोड़ने की ज़रूरत है। और ये इसमें ये नहीं है कि किसी एक पार्टी का हम इसमें करें। देखें, आप देखें कि ज़ैनब का वाक़या बेसिकली हमारे मुआशरे की एक मजमूई हमें जो है वो पिक्चर दिखती है कि ऐसे लोग कल्प्रिट्स भी मौजूद हैं हमारे मुआशरे के अंदर। और देखें, इसमें हम किसी बात को ये नहीं कहना चाहते, बिल्कुल एक अफसोसनाक वाक़या है और इसमें जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं चूँकि सर, आपने पंजाब असम्बली के अंदर कोई तहरीक इल्तवा जमा करवाई हो, कोई इसके मुतल्लिक कुछ किया हो आपने अब तक? एक देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम गवर्नमेंट हैं, हम तहरीक इल्तवा क्या हम एक्शन पर अमल करते हैं। ये तहरीक इल्तवा लाना या अभी इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी ज़रूरत ये है कि हम अपोजिशन तो करवा रही है सर जमा। सर देखिए, अपोजिशन का तो काम होता है ना जी, वो तो तहरीक इल्तवा, तो तहरीक इस्तिकाक, वो तो उनका काम है। लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट हमारा काम है कि हम उस औरत को, जो मज़लूम औरत है, उसको इंसाफ दिलाएं। तो हम जो पंजाब गवर्नमेंट है उसमें देखा आपने कि बड़ी स्पीडली उन्होंने अच्छा, आप लोगों के ऊपर तो एक तनकीद ये भी हुई कि एक गैर ज़रूरी आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया आके, जिसके अंदर सिर्फ ऐलान करना ये मकसद था कि जी हम ने लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके। देखिए, बात यह है कि वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीएम साहब मौजूद थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो फिर ये तनकीद होनी थी कि जो इस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो किधर है। नहीं, लोग पकड़े जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक तो मेरी बात सुनना, इनोसेंट को आप लोगों ने उसमें डाल दी। देखिए, इनोसेंट जो इनोसेंट होगा, देखिए इनोसेंट तो यहाँ पे जिसने ज़ैनब का किया था, रेप किया था और मर्डर किया था, वो भी अपने आप को अदालत में इनोसेंट ही साबित कर रहा था। तो बात यह है कि इनोसेंट को तो साबित होना है, अदालतों ने इसको करना है। लेकिन जिसको आप इनोसेंट कह रहे हैं वो उनका साथी था। नहीं, वो मैं वकार की बात कर रहा हूँ। वकार को जो पकड़ा गया है, वकार तो खुद पेश हुआ है पुलिस के सामने कि जनाब मैंने तो कुछ किया नहीं है, मेरा नाम। देखिए, अगर वो बेगुनाह होगा, उसको तो उस खातून ने भी निशानदेही उसकी नहीं की, उसने खातून ने भी ये कहा कि मेरी बात सुने, अगर वो बेगुनाह होगा तो वो छूट जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है, ओपोजिशन तनकीद कर रही है। तो सर, आप क्या समझते हैं इस तरह के वाक़यात जब हो जाएं तो आपकी मिनिस्ट्री के कंधों पर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप कोलैबोरेशन के साथ चलें, वफाक के साथ चलें, या
इस वाक़ये की सही तर्जुमानी हो, ना कि इंटरनेशनल मीडिया या दीगर हुकूमतें जो हैं वो इस वाक़ये को लेकर के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करें, तो उसके लिए जो आपने इकदाम उठाए हैं वो क्या हैं सर? देखिए, सबसे पहली मैं बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ही ये वाक़या हुआ तो बहुत सारे जो वाक़यात होते हैं हमारी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट होते हैं मीडिया के ज़रिए पता चलता है। इस बात में मैं समझता हूँ कि मीडिया की बहुत बड़ी एक कैंपेन है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात से हमारी जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है वो मीडिया की चीज़ों पे ज़्यादा एक्शन लेता है। ठीक है। तो जो ही ये वाक़ये का पता चला तो उसी वक्त ही मैंने ख़ुद मतलब CCPO साहब से रब्ता किया और उनसे सारी इस केस के बारे में अपडेट ली, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह उनके जो जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है, लेकिन चूँकि वो आपने पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं उसके लिए कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया हुआ? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात यह है कि हमने पंजाब में एक एक्शन प्लान तरतीब दिया हुआ है। अच्छा। और पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी जो है ह्यूमन राइट्स पॉलिसी मौजूद है, जो कि 2018 में हमने आकर इसको पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद एक्शन प्लान है, और एक्शन प्लान में वो 27 जो कन्वेंशन है, जो 27 जो मैं अगर आपसे पॉलिसी के मुतालिक कुछ जानना चाहूँ, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी क्या है, तो वो उसके चंद एक मंदरजात अगर आप बताना चाहें। उस पॉलिसी में हमने चीज़ों को रोड मैप जो है मुतय्यन कर दिया गया ठीक है कि ह्यूमन राइट्स की कौन कौन सी डोमेन है। और वैसे तो ह्यूमन राइट्स वहाँ काम करता है जहाँ जहाँ ह्यूमैनिटी है, तो लेकिन हमने रोड मैप मुतय्यन कर दिए हैं कि ह्यूमन राइट्स को कहाँ कहाँ। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में पहली दफ़ा हमने ह्यूमन राइट्स चेयर मुतारफ़ कराई है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और ये मैं समझता हूँ क्योंकि हम समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स उस वक्त तक ये ज़्यादा इसका काम नहीं हो सकता जब इसकी एजुकेशन ना आप लें। क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हमारे ये है कि एक वाक़े के बाद मोहल्ले में कोई वाक़या होता है, वो बंदा उस वाक़े को डील करता है, उसके बाद वो प्रेस क्लब के सामने 2 दफ़ा खड़ा होता है, तो उसके बाद वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बन जाता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली जाती। अच्छा। तो हमने वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से इसमें PhD भी करके आए हैं, इसकी एजुकेशन बाकायदा लेकर आए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फिर हमने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के तावन से हमने वहाँ पे एक चेयर कैंप की है और एक ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट कैंप हो चुका है, जहाँ पे आइंदा जो हमारे बच्चे हैं वे ह्यूमन राइट्स में मास्टर्स करेंगे, उसके बाद PhD तक भी कर सकेंगे। नहीं, ये तो आपने अच्छा काम किया है, और एजुकेशन अगर आप देंगे तो उसके ज़रिए से जाहिर सी बात है माशरे के अंदर से जो तलखी है वो ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। लेकिन सर, इंसानी हकूक़ के हवाले से कवानीन और उसकी पॉलिसी का जायज़ा, सिफारिशात और दीगर आलमी माहिदों के हवाले से सूबाई महकमा जात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स का हसूल, ये तमाम काम आप लोग करते हैं। जी जी। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जो राब्ता कारी है वफाक के साथ, कोलैबोरेशन के साथ काम करना, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना, वो कोऑर्डिनेशन कितनी मौसर साबित हो रही है? क्या आप लोग उसमें इक़दाम उठा रहे हैं? लोग गिरफ्तार भी हो जाते हैं, बग़ैर पर्चे के लोगों को उठा लिया जाता है। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर भी हमारे साफ़ी दोस्त हैं, उनको उठा लिया गया। ये अभी पिछले दिनों SCCP के मुलाजिम को उठा लिया गया। ये वायलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आप क्या देखते हैं कि इनको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि बुनियादी तौर पर ये जो आप राब्ते की बात कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हमारा जो फेडरल की ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है उनके साथ हमारा राब्ता रहता है मुसलसल। और असल ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरल की मिनिस्ट्री है उनका काम है पॉलिसी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन सारी सूबों के पास है। तो हम इम्प्लीमेंटेशन हमारी हम करते हैं, और उसमें हम देखें जो भी हमारे पास केस आता है, अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास ब्रसेल्स से और जेनेवा से कम्युनिकेशन आई एक बच्चे के हवाले से। हमने फौरी तौर पर वो बच्चा पहले ही हम उस केस को देख रहे थे, लेकिन चूँकि वो केस अदालत में था तो उस पर हम ज़ाहिर बात है कि डिपार्टमेंट वो अदालत में अदालती कार्रवाई की वजह से वो सब्जेक्ट से मामला, लेकिन जो ब्रसेल्स में या जेनेवा में शिकायत थी वो हमने जाकर उनके पेरेंट्स के साथ दूर कर दी। तो मकसद ये है कि जो ही हमें किसी केस का भी पता चलता है हम खुद वहाँ पे पहुँचते हैं। अभी जो ज़ैनुल आबदीन का केस हुआ मुल्तान में,
उस बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ के बाद उस पर फायर के साथ तशद्दुद किया गया। तो हम भी वहाँ पहुँचे, तो हमने फौरी जो है कार्रवाई करवाई है, वहाँ पे उनको अरेस्ट करवाया है। तो बाकी तो सारी बात है कि सजा जजा का जो अमल है वो तो आपको पता है कि फिर आगे नहीं होता। यह है कि पंजाब के किसी भी इलाके के अंदर मिसाल के तौर पर कोई शिकायत आप तक पहुंच गई, जी जी, उसको तो आपने एड्रेस कर दिया, और जो वायलेशंस होती हैं और पहुंचती नहीं है आप तक, या आपका महकमे ने उसको नोटिस नहीं किया, वहां पर उनकी दादरसी नहीं हो पा रही होती, वो बेचारे कहाँ जाएं? देखिए मैं आपको आप तक पहुंचने का तरीकाकार क्या है, ये हम आपको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018 से पहले ये जो हमारा ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट था, यहाँ तक कोई चीज़ पहुँचती थी तो वो ही डिपार्टमेंट उसको टेक ओवर करता था। लेकिन हमने आने के बाद हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स सेल बना दिए हैं, जहाँ हमारे सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर का चेयरमैन होता है, उसके बाद जो ईडीओ हेल्थ, ईडीओ एजुकेशन वो उसके मेंबर होते हैं, सुप्रिटेंडेंट जेल उसका मेंबर होता है, डीपीओ इवन देन उसका मेंबर होता है। वो अब देखें, पहले ये होता था कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो लाहौर में वायलेशन होती थी वो चूँकि यहाँ पे मीडिया बड़ा अवेयर है, यहाँ पे लोग NGO सेक्टर के लोग ज़्यादा हैं, वो तो हाईलाइट हो जाता। लेकिन जो राजब, हाँ जी, वो नहीं। तो इसी बुनियाद पर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सेल बना दिए हैं। अब हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, अच्छा, मैं इसके ऊपर आता हूँ, मुझे एक ब्रेक पे जाने दें, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, तो फिर यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि आपके वॉलंटियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद शिकायत मौजूद हैं, क्यों मौजूद हैं? ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंसानी हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ के अतबार से, और फिर इसी तरह से अक़लियती अमूर के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हकूक़ के अतबार से बात कर रहे हैं। मेरे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं एजाज़ आलम साहब। सर, आप बात कर रहे थे कि रिमोट एरियाज़ के अंदर अगर कोई वाक़या या कोई मसला होता है तो वो आप तक कैसे पहुँचे, उसके लिए आपने वॉलंटियर्स बनाए हुए हैं? वॉलंटियर्स बनाए हैं, डिप्टी कमिश्नर उसके चेयरमैन है। हमने ह्यूमन राइट्स सेल बना दिया पूरा वहाँ पे, और वो हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो थानों को भी विज़िट करते हैं, ठीक है, वो जेलों को भी विज़िट करते हैं, वो स्कूलों को भी विज़िट करते हैं, जहाँ जहाँ उनको वायलेशन रिपोर्ट होती है वो हमारे साथ लिंक हो जाता है। एक वाक़या हुआ सर जी, और उस मिसाल के तौर पे कत्ल हो गया, एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, अब वो जाता है और 302 का पर्चा करवाता है और पर्चा भी हो जाता है। पुलिस सियासी असर रसूख की बुनियाद के ऊपर उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, वो शिकायत लेके आपके पास आता है, आप क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारा रोल है, हमने उनको फैसिलिटेट करना होता है। अच्छा, हमने वहाँ के DPO से हम रिपोर्ट मंगवाते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये भी जाहिर है एक उसका बुनियादी हक मसक किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की आप बात करें ना, तो ह्यूमन राइट्स में हर चीज़ आती है। अगर बाप ने बेटी को मार दिया या बीवी को बीवी और शौहर की लड़ाई हो गई है, तो ये भी ह्यूमन राइट्स में, इवन बच्चों के हकूक हैं, इवन बच्चों के हकूक में, इवन देन भाई ने भाई के, एक मुलजिम के हकूक हैं सर, मुलजिम उसके भी हकूक हैं, एक मुजरिम के भी हकूक हैं। देखिए, ये हमारा थोड़ा सा इसमें तो फ़र्क है। हम कहते हैं कि जो मुलजम भी है या मुजरम भी है तो वो बहरहाल इंसान तो है, बिल्कुल ठीक है। उनके वो देखिए जज़ा सज़ा जो है वो उसको मिलना वो एक सेपरेट ठीक है, लेकिन जब तक वो जेल में है या हवालात में है तो उसको हमें एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना। सर, देखा जाए तो आपकी वजारत का कैनवस बहुत वसी है, उसमें काम करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। जिस एतबार से हमारे यहाँ पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे, चूँकि एक बड़ी आबादी का सूबा है ये, और इस बड़ी आबादी के अंदर ज़ाहिर है इख्तलाफात, लड़ाई झगड़े, मसाइल और दीगर चीज़ें भी उसी एतबार से उनकी नंबर ऑफ़ रेशो ज़्यादा है। तो उसको सर किसी तरह से आप किसी एक आदमी के लिए रिलीफ जो है वो मुहैया करते हैं, तो ये आपकी मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके एतबार से आप लोगों ने कोई वाज़िया रोड मैप बनाया हो और आपने विज़िट किए हों, छोटे इलाके विज़िट किए हों और उन इलाकों के अंदर जाकर उनके बुनियादी हकूक़ के ऊपर बात की हो, वो उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे पहले मेरे पास तो इतने ज़्यादा वाक़यात हैं जो मैं ख़ुद वहाँ पे गया हूँ पूरे पंजाब में, और जहाँ जाकर हमने जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जो
जो इंसानों के हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी जहाँ पे हुई है वहाँ जाकर ख़ुद कंट्रोल किया और उनके काम करवाए हैं। ये शायद मैं शायद अब आपको गिनवाता चलूँ तो शायद ये प्रोग्राम बहुत लंबा चल जाए, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें जहाँ भी पता चलता है कि जहाँ जहाँ वायलेशन हो रही है, हम खुद वहाँ पे पहुँचते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम लेकिन चूँकि आपको पता है कि ये 12 करोड़ का सूबा है और उसके बाद देखें आप वायलेशन तो देखें जब नबियों के दौर थे उस वक्त भी मौजूद थी, और जब अल्लाह ताला ने अपने नबी वहाँ पे भेजे उस वक्त भी इस तरह, लेकिन हम वहाँ पे उस वक्त रिलीफ भी मौजूद था ना साथ, देखिए आज दाद रसी भी मौजूद थी, फौरी इंसाफ का पैमाना था, मामला था वहाँ पर कि फौरी इंसाफ मिलता था। हमारे यहाँ तो बेचारे 30-30 40-40 साल गुजर जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये हमारे ये जो चीज़ है इसके लिए जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ उस तरीके से लोगों को इंसाफ नहीं मुहैया हो रहा है जिस तरह के मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग एक छोटी छोटी एप्लीकेशंस पे, आपके सामने केसेस है कि वो जो पान वाला था वो बेचारा 6 साल मुफ्त में जेल में, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसका किसी को पता ही नहीं चला। अच्छा चलें ये बताएं सर कि कैदियों के हकूक़ के लिए भी कोई काम कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, देखें सबसे हमने हमारे पास ये मैंडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जमा होती है। जेल रिफॉर्म जितने होते हैं उसमें हमारे डिपार्टमेंट का रोल होता है। हमने जब पिछले साल आकर जो रिपोर्ट जमा कराई थी उसमें हमने तमाम जेलों में साइकेट्रिस्ट मुहैया करने का कहा था। सर क्या एक ऐसा कैदी जो अपनी कैद की उम्र पूरी कर चुका है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है ख़जाने में जमा करवाने के लिए, उसको कोई रिलीफ आप दिलवा सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे हमने पिछली ईद पे हमने तकरीबन पंजाब से 2200 कैदियों को छुड़वाया था, ठीक है, जो कि जिनके मामूली फाइन्स के वो जेलों में थे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमने जब सीएम साहब से बात की तो उन्होंने कहा फौरी तौर पर, और अब ये आर्डर बन चुका है, ठीक, अब ये एक जेलों में हो चुका है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हो चुका है कि छोटे मामूली फ़ाइन वालों को जो जुर्माना होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अदा करेगी। तो ये एक वो तो बिल्कुल बन चुका है और ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ सर उनके साथ जो जुल्म बरता जाता है, जो उनके साथ जो ख़ास तौर पर जो जेल के अंदर मसाइल हैं, उन मसाइल के हल के लिए भी इक़दाम की ज़रूरत है सर। देखिए आप कभी जेलों का विज़िट करें, और मैं समझता हूँ कि आज जेलों में जो है वो सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है पहले की निस्बत। अब जेलों में हर चीज़ आपको फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उनको जो वहाँ पे कैदीज़ हैं उनको खाना बड़ा अच्छा दिया जा रहा है, उसके अलावा उनको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छी। मैंने दरअसल जेल का विजिट किया हुआ है पर्सनली, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे मैं बहरहाल चलें इसको आगे बढ़ते हैं सर। अक़लियती अमूर के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाह रहा हूँ। अक़लियती अमूर के अंदर सर आप लोग पंजाब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंदर तरामीम की बात कर रहे हैं, वो कौन सी तरामीम है जो आप ज़रूरी समझते हैं कि इसमें होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक 150 साल पुराना कानून है जो कि अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया, ठीक, और यकीनी तौर पर आज देखें जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था वो आज चर्च ऑफ पाकिस्तान बन चुका है, ठीक है। कैथलिक चर्च की भी यही हिस्ट्री है कि जो पाकिस्तानी चर्च है उनके रस्म व रवाज और चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अब जो 150 साल पुराना कानून था उसमें यह था कि आप जो मैरिज है वो उसको सरमनाइज नहीं कर सकते सूरज गरूब होने के बाद, ठीक, जारी बात है कि उस वक्त 150 साल पहले हो सकता है कई इलाकों में बिजली ना हो, तो वो इस हवाले से हो कि कहीं कोई अंधेरे में उस वक्त के हालात के एतबार से जो है वो फैसला हो सकता है कि उस रात को अंधेरे में वो जो उस वक्त का नहीं, ये कहीं पर भी इख्तलाफ तो नहीं आएगा मजहबी तालीमात से इसका? सर देखिए, मजहबी ये जो कवानीन होती है ना जी, देखें कवानीन रियासत बनाती है, ठीक है, और रियासत के ताबे होना पड़ता है, इसका रिलीजन से कोई नहीं लगा। जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ हमेशा जो है ये चूँकि सिविल लॉ है, पहले भी से भी सिविल लॉ में नहीं, ये इस सवाल को करने का मकसद ये है कि आगे जा कर के मुझे ये इत्तला मिली है कि आप लोग जो क्रिश्चियंस की तलाक का जो कॉन्सेप्ट है उस तलाक में भी कोई तरामीम करना चाह रहे हैं, जबकि वो मज़हब के अंदर उसकी ममानियत है। देखें मेरी बात सुने, तलाक़ें अभी भी हो रही हैं, अभी भी देखें जो गांव के इलाकों में स्टाम्प पे तलाक़ें हो जाती हैं, ठीक, ठीक है। उसके अलावा
जो 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 पढ़े लिखे बड़े शहरों में रहते हैं वो उनको वकला जो है वो इस तरह के चीज़ें बताते हैं कि तुम ऐसे कह दो ऐसे कह दो कि, तो वो तलाक तब भी हो रही है, सेपरेशन उसमें लिख देते हैं। तो आप अब इसको लीगल करना चाह लेकिन रहे हैं? हम चाहते हैं कि इसमें ऐसा एक कानून आ जाए ताकि लोग गलत रास्ता इख्तियार ना करें। ठीक, ताकि आप देखें, मैं आपने इसमें अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को एतमाद में क्यों नहीं लिया? सर सारी कम्युनिटी जो है, हम इसको देखें, जब भी इस पे चेंजिंग होगी सारे जो स्टेक होल्डर चर्च हैं वो मिल के बैठ के इसकी बनाएंगी। ठीक है। इसमें जितनी जो प्रपोजल आएंगी, जितनी जो अमेंडमेंट आएंगी उसमें, तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को अतमाद में लेके फिर ही होना ये किसी एक फर्दे वाहद ने नहीं बनाना ये कानून। और पहले भी जो इस पे कंसल्टेशंस हो रही हैं वो तमाम बिशप्स और तमाम चर्चिस के लोग मिलकर कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ने खुद नहीं इसको इसकी हैंड होल्डिंग ली कि वो कर रही हैं, इसमें तो चर्चिस को बैठाया। अच्छा, आपने कहा कि अक़लियतों के लिए तालीमी इदारों में 2% कोटा जो है वो मुख्तस कर दिया गया, आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब तक क्यों नहीं करवाई? देखें, अभी हमारा नोटिफिकेशन हुए को 2 माह हुए। अच्छा, ठीक है, तो इंशाल्लाह तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में हो चुका है। ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अपने सिंडिकेट्स होता है। नून लीग वाले क्लेम करते हैं कि ये हमारा प्रपोजल है। वो तो सारा कुछ ही क्लेम करते हैं जी। अच्छा। देखो उन्होंने करवा क्यों नहीं लिया? देखें जी, वो इतने देर इक़्तिदार में थे तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन ही निकालना था। प्रपोजल तो हर उस बंदे की हो सकती है। देखिए, ये तो 73 साल से मुतालबा था, ये पीपल्स पार्टी वाले करा लेते, ये नून लीग वाले करा लेते, किसी ने को मना तो नहीं किया था। अच्छा, ये जो 5% मुलाजमत का कोटा है, इसमें मिसाल के तौर पर किसी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से उन बच्चियों को कुछ मसाइल का सामना रहता है, वो उसके लिए आपने क्या दादरसी का इंतजाम किया? देखिए, सबसे बात मैं आपको बताऊँ तो हमारा 5% कोटा था ना, बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो हमने मेरा एक ज़ाती ख्याल है कि वो पहले वो नहीं हासिल करना चाहिए था, पहले हमें हायर एजुकेशन में लेना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है कि अब तक 5% कोटे का हम फ़ायदा सिर्फ जो छोटी जॉब्स हैं उन पर ही हासिल कर चुके हैं। जो फैंसी जॉब है उसके लिए हम जहाँ भी, मैंने आकर पंजाब से पूरा डाटा मंगवाया है कि जहाँ भी हमें डिस्ट्रिक्ट से मंगवाते हैं तो वहाँ यही चीज़ आती है कि सूटेबल कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। तो जब तक मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन में हम कोटा न लेते और हमारी 70% जो सीट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड चली जाती हैं, हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें कैरी फॉरवर्ड चली जाती, इसलिए कि हमारे पास हायर एजुकेशन के लोग ही नहीं थे। अच्छा सर, ये बताएं, आपने तालीमी निसाब में इम्तियाजी सलूक की बात की है कि जी उसको अक़लियतों के साथ उसकी तफरीक के ख़ात्मे के लिए आपने वहाँ पर तालीमी निसाब बोर्ड के अंदर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा इंसानी हकूक़ और अक़लियती उमूर को जो है वो इंडक्ट करवाया आपने। वो कौन से मसाइल हैं तालीमी निसाब में इम्तियाजी सलूक के अतबार से जो बरते जा रहे थे? देखिए, इसमें सबसे जो हमारे बच्चे जो रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चे थे वो इस्लामिक स्टडी के मुकाबले में एथिक्स की बुक पढ़ते थे। हाँ जी। अब जारी बात है, इस्लामिक स्टडी के मुकाबले में अगर कोई क्रिश्चियन या सिख या हिंदू एथिक्स की बुक पढ़ेगा तो जारी बात है कि एथिक्स की बुक में उसके दीन की बात तो होनी चाहिए ना। लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक की एथिक्स की बुक थी उसमें किसी हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, हमारे जो रिलीजियस पैगंबर हैं, उनका जिक्र तक भी नहीं था। तो हमने अब आकर एथिक्स की बुक में जो है 40% जो है वो रिलीजन शामिल की है। जैसे अगर एक क्रिश्चियन बच्चा एथिक्स पढ़ेगा तो 40% वो बाइबल पढ़ेगा, तो 60% उसमें एथिक्स की बुक में शामिल है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जो, और इसमें जो नोटिफिकेशन हुआ है हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं वो डिपार्टमेंट में जाएंगे और वो इन चीज़ों को सारा देख रहे हैं और वो हमने बुक जो नया जो अभी जो प्रिंटिंग हो रही है उसमें एथिक्स की बुक। अच्छा, आपने माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड को जो है वो मौसर तौर पर खर्च करने की बात की है। ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट फंड जो है वो आप अभी तक सिर्फ महज ऐलानात की हद तक है। आप जहानाबाद गए, आपने वहाँ जाकर ग़ालिबन 30 करोड़ रुपए के जो हैं वो फंड्स का ऐलान किया, 1 रुपया अभी तक आपने वहाँ नहीं लगवा सके आप। शायद ये आपकी खबर जो है ना, आप वहाँ जाकर देखें, वहाँ पे 50% काम हो चुका है।
और अभी काम मैंने वहां पर अभी चेक करवाया, वो कहते हैं जी ये पुराने फंड्स का पैसा है, ये जो 30 करोड़ है इसका 1 रुपया नहीं लगा अभी तक। ये वहां वहां के लोगों ने, आपके लोगों ने मुझे बताया। सर ये गलत बताया है। अच्छा। देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये आज से 2 माह पहले LDA ने इसको लिया था, टीपा और वासा, और ये हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है इसको मॉडर्न लोकेलिटीज़ का नाम दिया है। अच्छा। क्योंकि आप देखें कि ये जो जहानाबाद है ये पिछले 20 साल से उस वक्त के वज़ीर आला का हल्का रहा है। ठीक है। लेकिन आज आप दूसरों के मुकाबले में जहानाबाद में घुसकर देखें तो वहाँ जो है वो आपको इस शहर का हिस्सा लगता ही नहीं है। नहीं, आपने 2 माह पहले ऐलान करवाया था। आपने ऐलान कब किया था? ऐलान तो मेरी बात सुने, ऐलान तो हमने 6 माह पहले इसका ठीक किया है। था। तो 6 माह में आपने 15 करोड़ लगा भी दिया। मेरी बात तो सुने आप जी। ये पहले वो हिस्सा लगता ही नहीं था। फिर हमने जब उसका सर्वे करवाया, ठीक है, हमने अर्बन यूनिट का उसका सर्वे करवाया और हमने ये प्रोजेक्ट इस तरह लेकर आया कि इसमें PHA, वासा और टीपा, LDA तमाम स्टेक होल्डर को शामिल करके हमने इसका एक प्रोजेक्ट बनाया PND के तावन से, और 30 करोड़ सी लागत से उन्होंने मॉडर्न विलेज का एक बना दिया हमें। तो उसमें एक प्रपोजल दिया। तो वो पिछले 2 माह से वहाँ से काम शुरू हुआ है और इंशाल्लाह अगले 2 माह के बाद आप जहानाबाद जाकर ये जो जहानाबाद के लिए स्पेशली, ये तो तरक्याती फंड्स आपके अलग से नहीं होते जो आप लोगों ने कब्रिस्तान के लिए होते हैं, जो आप लोगों के दीगर इबादत गाहों के लिए होते हैं? देखें हमने MDF फंड जिसको बोलते हैं, मिनारिटी डेवलपमेंट फंड होता है, ठीक है, वो मिनारिटी डेवलपमेंट का फंड है कि इसमें आपने तमाम चीज़ों को देखना है। आपने मिनारिटी के चर्चिज़ को भी देखना है, ठीक है, आपने गुरुद्वारा को देखना है, आपने मंदिर को देखना है। उसके बाद हमने वहाँ की जो ग्रेव यार्ड हैं इनके, उनको देखना है, और उसके बाद जो उनके डेवलपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं MDF में। अच्छा चले ये बताएं सर कि ये जो ईसाई बरादरियों की शादियों को कानूनी दायरा कार में लाने के लिए जो ईसाई बरादरी नहीं, मसीही बरादरी। हाँ सॉरी, ये आपकी इसी के अंदर ईसाई बरादरी लिखी हुई है, गलत मसीही बरादरी। अच्छा, मसीही बरादरी की शादियों को कानूनी दायरा कार के अंदर लाने के लिए आप लोग उनको 5 साल की मुद्दत के मैरिज लाइसेंस जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। देखिए ये जो बात आपने की ना, जो पहले आपने कानून की बात की मैरिज वाले, तो इसमें देखें 150 साल में वो अपना एक निकाह का सर्टिफिकेट देते थे। वो किसी ना यूनियन काउंसिल में दर्ज होता था, ना किसी नादरा के दफ्तर में होता था। तो आपको पता है कि जो हमारे सरकारी मुलाजिम है या जिसने इस मुल्क से बाहर भी जाना है, तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ठीक। तो ये हमने आकर हमने मैरिज सर्टिफिकेट जो है अपने डिपार्टमेंट से सुप्रीम कोर्ट के साथ, सुप्रीम कोर्ट से एक इंस्ट्रक्शन आई हमें, उसके मुताबिक हमने नादरा के साथ, अब हमारी तमाम शादियां जो हैं वो नादरा में रजिस्टर होंगी। अच्छा सर चले ये तो हो गया, इसके अलावा सिख और हिंदू कम्युनिटी के लिए आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? एक ब्रेक, मुझे ब्रेक पे जाना दीजिए, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर एजाज आलम साहब आज हमारे मेहमान हैं, मेरे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नादरीन। अच्छा एजाज आलम साहब, सर ये बताइएगा कि सिख कम्युनिटी के लिए और हिंदू कम्युनिटी के लिए आपकी तरजीहात क्या हैं, क्या उनके रिलीफ के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने पता है कि पूरी दुनिया का जो में 12 करोड़ सिखों का जो एक मुतालबा था कि करतारपुर कॉरिडोर में, जिस तरह आपको पता है कि ये आपकी हुकूमत के हुआ और खुल गया, वो ये एक माइलस्टोन था मैं समझता हूँ। उसके बाद देखेंगे जो अभी जन्मदिन आया जो गुरु नानक साहब का, बाबा गुरु नानक का, तो पूरा जो ननकाना साहब का जो गुरुद्वारा है उसको रेनोवेट किया गया और वहाँ पे रोड्स नए बनाए गए, हर चीज़ उसकी नई, इवन देन वहाँ स्टेशन तक को रेनोवेट किया गया। तो उसके अलावा बाबा गुरु नानक, मतलब सिख ज़ायरीन को मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करने के लिए इकदाम, उसके बाद जो सिख यहाँ मौजूद हैं जी उनके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं उनकी बेहतरी और फलाह के लिए? देखिए वहीं आपने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो जिसका काम शुरू हो चुका है,
तो वो मतलब कि वो भी बहुत बड़े हमारे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि बाबा गुरु नानक की खिदमत को याद रखते उनकी ये बनाया जा रहा है। तो उसके अलावा जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी के लिए हमने पूरे देखें साउथ में इनकी तादाद ज़्यादा है, और साउथ में जो रहीम यार खां है और भावलपुर ज़िला, इसमें हमारी जो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है। तो हमने अब मैंने जब विज़िट किया तो रहीम यार खां में कोई इनका बड़ा मंदिर ही नहीं था। ठीक है। तो अब हमने वहाँ पे तकरीबन 10 करोड़ की लागत से एक मंदिर शुरू किया हुआ है। अच्छा। और उसको बाकायदा एक रोड की हुई है। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पहले इकनॉमिक पैकेज दिया जाता था इनको, माली इमदाद के चेक, वो 2 करोड़ रुपया थी, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको 6 करोड़ रुपया कर दिया है। ठीक। और पहले 5,000 रुपये फ़ी कस मिलते थे, अब 10,000 रुपये इनको फ़ी कस, और ये इनको देते हैं हम क्रिसमस में के मौका पर, होली के मौका पर, और जो है बाबा गुरु नानक साहब के जन्मदिन के मौका पर इनको देती है। अच्छा, ये पंजाब आनंद कारज मैरिज एक्ट, तलाक के कवानीन, इनके ऊपर क्या काम कर रहे हैं आप? देखिए ये वाहिद बिल है जो पंजाब असम्बली ने पास किया था, और ये इंडिया में भी पास नहीं हुआ। सिखों का मैं समझता हूँ कि ये भी माइलस्टोन है कि सिख हमारे यहाँ तादाद में थोड़े हैं, लेकिन इवन देन गवर्नमेंट ने उनके देखते हुए और इसके रूल्स बन रहे हैं अब, और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में इसके रूल्स वगैरह बनकर ये सारी अपने तरीके से जो शादी है उसको सेरेमनाइज कर सकें। अच्छा सर, ये तो चलें आपकी पूरी ओवरऑल हमने कारकर्दगी को जो है वो जानने की कोशिश की। अब अगले 3 साल के आपके ज़रा क्या प्लान्स क्या हैं, ज़रा वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए हम इस पे कानून साजी पे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ जो आप कहते हैं ना कि वायलेशन ज़्यादा हो रही है। सर ह्यूमन राइट्स वायलेशन को तो किसी तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाहर के ममालिक में क्यों कम है, क्योंकि हमारे यहाँ इसका एक्ट कोई नहीं है। ठीक है। हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स को चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पे अभी जो पंजाब असम्बली से हम इसका बिल ला रहे हैं, जिसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तर्ज का ह्यूमन राइट्स एक्ट है, जब ह्यूमन राइट्स एक्ट बन गया था तो हमारे पास भी जिस तरह फूड अथॉरिटी के पास दूसरों के पास चलान करने का अख्तियार होगा, किसी के खिलाफ FIR लॉन्च करने का अख्तियार होगा, तो मैं समझता हूँ कि इससे सिचुएशन बहुत बेहतर आएगी। और उसके अलावा हम एक बिल ला रहे हैं एसेट थ्रोइंग का। आपको पता है कि ये आपने एक लाइसेंस बनवाना हो तो उसको 6 महीने लगते हैं, आपने वेपन लाइसेंस बनाना हो। यहाँ देखें 30 रुपये का कोई तेज़ाब का वो डब्बी बोतल लेता है और वो किसी की ज़िंदगी तबाह कर देता है। तो हम इस पे एक बिल ला रहे हैं, एसेट थ्रोइंग बिल, ताकि हम जो है कम से कम हम इसका लाइसेंस होना चाहिए, तो हम कम से कम हम ये जो आम जो खुले आम वेपन पड़े हैं इनको बंद करने के लिए। तो तीसरा हम ट्रांसजेंडर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसजेंडर आपको पता है कि हमारे बहुत हमारे माशरे का कंपोनेंट है जिनको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम ट्रांसजेंडर राइट्स पे भी एक मतलब बिल ला रहे हैं। ये 5 साल में आ जाएंगे मुकम्मल जब होंगे? हमारे तो तैयार है इंशाल्लाह, 2 तो हमने करवा ली है। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में ये। अच्छा चलें, ये बताएंगे आप जो जिस बात की 5 साल की बात कर रहे हैं ना, ये जितनी कारकर्दगी है ये हमारी 2 साल की है। ये 2 साल की कारकर्दगी है। इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपसे डिस्कस चाह रहा था मैं करूं, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून ने उनको क्लेम ये करती है कि जनाब ये हमारे सारे काम हैं जिनको इन्होंने गरमा दिया। बहर खैर वो उनका कहना और मानना है, उसको वो आपसे इख्तलाफ करते हैं, आप उनसे इख्तलाफ करते हैं। लेकिन सर मैं आपसे ओवरऑल कारकर्दगी के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ पंजाब की। पंजाब हुकूमत सर ओवरऑल कारकर्दगी के अतबार से अपना लोहा क्यों ना मनवा सकी अब तक? क्या वजह देखते हैं, मसाइल क्या हैं? क्या लीडरशिप ने जो फैसला किया उस्मान बुज़दार साहब को लाने का, वो फैसला ठीक नहीं था? गलती हुई कहाँ पे? असल में ये है कि मीडिया को भी सबको ये आदत पड़ गई है कि वो चाहते हैं कि ऐसा यहाँ पे CMO जो टोपियाँ पहने, बूट पहने। नहीं, हम बिल्कुल नहीं ऐसा चाहते। ठीक है, तो देखें उस्मान बुज़दार साहब का तो काम के एतबार से जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने कौन से ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनको उस्मान बुज़दार साहब का यही डिसएडवांटेज है कि वो एक शरीफ आदमी है। अच्छा। और फ्लेक्सिबल आदमी है। और मैं आप कितना शरीफ आदमी है? मैं आप भी काम कर रहे हैं, बताते कम है। मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखें आप
अंदाज़ा करें कि जिस तरह मैंने रावी रिवर जो प्रोजेक्ट है जी, उसके बाद आप देखें कि ये एक मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, लग रहे बन जाए इंशाल्लाह इसका बीआरटी पेशावर वाला हाल ना हो। इंशाल्लाह बनेगा ये। अच्छा, उसके अलावा देखें कि पंजाब में 9 हॉस्पिटल बन रहे हैं और आप अंदाज़ा कर लें कि पिछले 20 सालों में जरूरत के मुताबिक फिर भी नहीं है, जरूरत चले इससे कई ज़रूरत गुना ज्यादा है। देखें, लेकिन मेरी बात सुने, ये पिछले 20 सालों में तो एक हॉस्पिटल भी नहीं बना। नहीं बने, हॉस्पिटल तो बने, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई है, इवन हमारे पीआईसी को ही ले लें, उसी की कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, हॉस्पिटल्स बने हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत के बकदर ना पहले बने ना अब बन रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखो एजुकेशंस में इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं कि यकीन करें कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो ऑनलाइन पॉलिसी है ट्रांसफ़र्स की, पहले क्या होता था कि अच्छा काम है। अच्छा मतलब कि जो हेड मास्टर पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप अभी तक पुलिस रिफॉर्म नहीं कर सके, नाकाम है। मेरे पास इतने वाक़यात हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब के किसी ना किसी इलाके से कोई ना कोई कॉल लाजमी आ जाती है कि जी हमारा ये काम है, जी काइंडली ये करवा दें, पुलिस हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, ये दफात लगानी है, वो दफात नहीं लगा रही, पुलिस ने बंदा गिरफ्तार नहीं किया, 302 तक के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं किया जाता। सर देखिए मैं आपको बताऊं तो ये वो पुलिस है जो कि पिछले हुक्मरानों के घर की लौंडी रही है, तो आप ठीक कर दें। हम ठीक करने जा रहे हैं ना जी। 2 साल तो हो गए सर, आपने 5 आईजी बदल दिए। इंशाल्लाह 5 आईजी बदल गई तो ये तो देखें, ये तो मैंडेट है ना किसी भी सीएम का। आप इस बात से मैंडेट तो है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कारकर्दगी तो हो। तो कारकर्दगी इंशाल्लाह आप हमारी 5 साल तक यही करते रहे कि आए दिन रोज 6 महीने बाद बंदा बदल दिया, वो कारकर्दगी क्या दिखाएगा? देखिए बंदा बदलने से आप कारकर्दगी देखें कि पुलिस उस तरीके से हैंडल नहीं करती। आपके सामने मिसाल है कि मॉडल टाउन में जो बेगुनाह लोगों को गोलियां मारी गई, आपने साहिवाल में मार दी। साहिवाल में जनाब मार दी, मेरी बात सुन तो बेगुनाह को मार दी सर। तो साहिवाल में देखिए कोई बुजदार साहब तो नहीं उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, जाके उनकी तो डायरेक्ट उनकी भी पुलिस थी, उनकी भी पुलिस थी सर, दोनों पुलिस थी, दोनों की रियासती इदारा था वो। तो रियासती इदारा को रियासती इदारे को देखें, मैं ये आपकी बात से इत्फाक करता हूँ कि रिफॉर्म्स होने चाहिए और रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट पे। लेकिन बात ये है कि अभी भी जो है प्राइम मिनिस्टर अपने लाहौर की मिसाल उठा के देख लें, यहाँ पर लाहौर अब वो लाहौर नहीं रहा है, यहाँ पर आए दिन जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं सर। वो सफाई वाली जो सफाई वाली कंपनी थी, उनमें से एक कंपनी के साथ मामला जो है वो इनका ख़त्म हो गया, उससे आगे बात बढ़ ही नहीं रही, लाहौर में गंदगी का ढेर बन गया लाहौर सर। अब काम करने की जरूरत है। आप देखिए मेरी बात सुने, देखें काम करने की ज़रूरत है और काम, लेकिन सर यहाँ तक आप इत्तफाक करें कि इसको तजर्बा गाह ना बनाया जाए, बल्कि इसके ऊपर ऐसे लोगों को लाया जाए जो लोग आप देखते हैं, समझते हैं कि ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, इन लोगों ने डिलीवर करना है। लेकिन जो भी हुक्मरान आता है, मेरी बात सुने, आपका होमवर्क मुकम्मल होना चाहिए। देखिए मेरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, ये भी जो दूसरे हुक्मरान थे वो घर से सीएम नहीं बने थे, यहाँ ही आके बने थे। ठीक हो गया सर, मुझे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, वरना मैंने और तफसील से चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी थी। नाज़रीन अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। एजाज़ आलम साहब आज हमारे मेहमान थे, इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर के आप सूबाई वज़ीर हैं। मैं इनसे तफसील के साथ इनके महकमे की कारकर्दगी जो इन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर हमें बतलाई और इसमें जो चीज़ें और रिफॉर्म्स ये करना चाह रहे हैं, हम दुआगो हैं कि अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं पंजाब के एतबार से ख़ास तौर पर। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही। आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।